आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने अर्थशास्त्र विषय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा किया था। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दूसरा लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्ति का नियम कैसा कथन है? आपका उत्तर होगा गुणात्मक। अगला प्रश्न, पूर्ति की लोच कैसी होती है? उत्तर होगा धनात्मक। वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होता है? उत्तर प्रत्यक्ष। पूर्ति की लोच की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर होगा 5। यदि किसी वस्तु की पूर्ति की लोच अनंत हो तो कैसी पूर्ति होगी? उत्तर पूर्णतया लोचदार। यदि पूर्ति की लोच 1 हो तो पूर्ति क्या कहलाएगी? उत्तर इकाई लोचदार पूर्ति। यदि पूर्ति की लोच 1 से कम हो तो वह कैसी पूर्ति होगी? उत्तर इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोच पूर्ति। यदि पूर्ति की लोच 0 हो तो पूर्ति का लोच कैसा होगा? उत्तर होगा पूर्णतया बेलोचदार। टिकाऊ वस्तु की पूर्ति की लोच कैसी होती है? उत्तर लोचदार होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति की लोच कैसी होती है? उत्तर बेलोचदार। अगला प्रश्न है, यदि उत्पादन तकनीक पूंजी प्रधान व जटिल हो तो उसके पूर्ति की लोच कैसी होगी? उत्तर होगा बेलोचदार। किसका पूर्ति की लोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? उत्तर समय तत्व का। अल्पकाल में पूर्ति की लोच कैसी होती है? उत्तर बेलोचदार। पूर्ति की लोच को मापने की कितनी विधियां हैं? उत्तर 2। पूर्ति के लोच के सूत्र को लिखें। उत्तर होगा पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा हो और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कम हो तो वस्तु की पूर्ति कैसी होगी? उत्तर होगा लोचदार। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम हो और पूर्ति में परिवर्तन ज्यादा हो तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? उत्तर होगा बेलोचदार। बाजार के आवश्यक तत्व कितने हैं? उत्तर होगा 6। बाजार के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? बाजार के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, शून्य प्रतियोगिता का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और अल्पाधिकार का बाजार। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है? मात्रा नियोजक भी होता है। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता और मात्रा नियोजक होता है? उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। विशुद्ध प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? उत्तर चैम्बरलिन। किस बाजार में किसी वस्तु के एकमात्र विक्रेता होते हैं? उत्तर एकाधिकार। एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? उत्तर होगा ऋणात्मक। किस बाजार में उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है? उत्तर एकाधिकार। किस बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है? उत्तर होगा एकाधिकार। किस बाजार में उत्पादन विभेदीकरण पाया जाता है? उत्तर अल्पाधिकार के बाजार में। बाजार की विशेषता क्या है? उत्तर होगा एक क्षेत्र, क्रेता, विक्रेता की उपस्थिति, वस्तु और वस्तु का एक मूल्य। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? उत्तर बाजार की प्रवृत्ति को। किस बाजार में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है? उत्तर मोनोप्सोमी। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? उत्तर एकाधिकार के बाजार में। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो, जिस बाजार में उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन हो, उस बाजार को क्या कहते हैं? उत्तर एकाधिकार का बाजार। किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है? उत्तर पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। एकाधिकृत प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? उत्तर चैम्बरलिन। किस बाजार में औसत सीमांत आय के बराबर होती है? औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। किस बाजार में
औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध किस बाजार में होता है? उत्तर एकाधिकार एवं एक अधिकारी प्रतियोगिता के बाजार में। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता के बाजार में। संतुलित कीमत में मांग और पूर्ति कैसा होता है? उत्तर होगा बराबर। किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के द्वारा तय होती है? उत्तर डेविड रिकार्डो के अनुसार। प्रश्न है, किसके अनुसार वस्तु की कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष का ही योगदान होता है? उत्तर मांग का नहीं। उत्तर होगा डेविड रिकार्डो के अनुसार। किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी उपयोगिता के द्वारा तय होता है? उत्तर जेवंस तथा बालारस के अनुसार। प्रश्न है, किसके अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता के द्वारा तय होता है? उत्तर जेवंस तथा बालारस के अनुसार। जेवंस तथा बालारस के अनुसार। यहाँ राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए जेवर लिखा गया, यहाँ जेवंस होगा। किसने वस्तु की कीमत निर्धारण पर केवल मांग पक्ष पर बल दिया है? उत्तर जेवंस तथा बालारस। किसने वस्तु के कीमत निर्धारण पर मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों के क्रियाशीलता को बताया है? उत्तर मार्शल। मार्शल ने वस्तु की कीमत निर्धारण का उदाहरण किसका प्रयोग किया है? उत्तर कैंची का। उत्पादन के लिए वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है? उत्तर सीधा। पूर्ति वक्र उत्पादक से संबंधित है। उसकी ढाल कैसी होती है? उत्तर बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ। वह कीमत जिस पर उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों संतुष्ट हो जाए क्या कहलाता है? उत्तर होगा संतुलित कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? उत्तर उद्योग द्वारा। कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार किसने दिया? उत्तर प्रोफेसर मार्शल ने। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर समय तत्वों को कितने भागों में बांटा है? उत्तर 3 भागों में। अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है? उत्तर पूर्णतया बेलोच। अति अल्पकाल में समयावधि किस पर निर्भर करता है? अति अल्पकाल में समय की अवधि किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा वस्तु की प्रकृति पर। अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है? उत्तर होगा पूर्णतया बेलोच। दीर्घकाल में पूर्ति कैसी होती है? उत्तर होगा अत्यधिक लोचदार। अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत को क्या कहते हैं? उत्तर होगा सामान्य कीमत। पूर्ति के स्थिर रखने पर जब अकेला मांग में वृद्धि होती है तब क्या होता है? उत्तर होगा संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। बाजार मूल्य पाया जाता है? उत्तर अल्पकालीन बाजार में। बाजार मूल्य संबंधित होता है? उत्तर अति अल्पकालीन मूल्य से। अति अल्पकाल में पूर्ति होती है? उत्तर पूर्णतः लोचदार। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त जरूरी है? उत्तर AR MC के बराबर हो तथा MC वक्र AR वक्र को नीचे से काटे। क्रेता किसी वस्तु की मांग क्यों करता है? उत्तर वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण। विक्रेता वस्तु को क्यों बेचता है? उत्तर लाभ कमाने के लिए। वास्तविक आय तथा हस्तांतरित आय के अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर होगा लगान। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी को किस नाम से जानते हैं? उत्तर होगा व्यापार चक्र। उपभोक्ता वस्तु को कितने प्रकार होते हैं? उपभोक्ता वस्तु के कितने प्रकार? उत्तर होगा 2, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है? उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र में। रोजगार के सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर होगा समष्टि अर्थशास्त्र से। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाता है? उत्तर पूंजी निर्माण। प्रवाह के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? उत्तर होगा उपभोग, निवेश और आय को। भुगतान शेष के कितने घटक हैं? उत्तर होगा 2। चालू खाता के प्रमुख मद कौन कौन हैं? उत्तर दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा एकपक्षीय अंतरण। पूंजी खाता के प्रमुख मद कौन कौन हैं? उत्तर सरकारी सौदा, गैर सरकारी सौदा और प्रत्यक्ष निवेश व पोर्टफोलियो निवेश। व्यापार शेष किसके बराबर होता है?
उत्तर दृश्य मद का निर्यात माइनस दृश्य मद का आयात। भुगतान शेष के अंतर्गत कौन सी मद सम्मिलित होती है? उत्तर दृश्य मद, अदृश्य मद और पूंजी अंतरण। दृश्य मद के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? उत्तर मशीन, कपड़ा, सीमेंट, मतलब जिसको देखा जा सके। अदृश्य मद के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? बैंकिंग, जहाजरानी और सूचना। भुगतान संतुलन की विशेषता क्या है? उत्तर होगा क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि और व्यापकता। भुगतान शेष की संरचना में कौन खाता शामिल है? उत्तर चालू खाता और पूंजी खाता। एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई से जिस दर पर अदला बदली किया जाता है उस दर को क्या कहते हैं? उत्तर होगा विनिमय दर। किसने कहा चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय कहते हैं? उत्तर शेयर्स। विनिमय दर के कितने प्रकार हैं? उत्तर होगा 2, स्थिर विनिमय दर और विदेशी लोचपूर्ण विनिमय दर। किस विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा स्थिर विनिमय दर। किस विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है? उत्तर होगा लोचपूर्ण विनिमय दर। कौन सा विनिमय दर मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है? उत्तर होगा लोचपूर्ण विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर के कितने रूप हैं? उत्तर होगा 2, एक में स्वर्णमान प्रणाली, दूसरा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। स्वर्णमान कब तक प्रचलन में रहा? तो 1920 के दशक तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध तक रहा। स्वर्णमान प्रणाली में प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य किस में आंका जाता है? उत्तर होगा स्वर्ण में, मतलब सोना में। विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का अन्य नाम क्या है? उत्तर सामंजनीय सीमा प्रणाली। जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर विनिमय की समता दर। संतुलित विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? उत्तर होगा जहां पर कुल मांग वक्र और कुल पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटता है। हाजिर बाजार या चालू बाजार की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर होगा दैनिक। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? उत्तर विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा। विदेशी विनिमय बाजार में शामिल है उत्तर चालू बाजार तथा वायदा बाजार। विदेशी विनिमय का निर्धारण कहाँ होता है? उत्तर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। विनिमय का अर्थ क्या होता है? उत्तर विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री या एक देश की मुद्रा का जिस दर पर दूसरे देश की मुद्रा से अदला बदली किया जाए। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उत्तर फ्रेंच। बजट का अर्थ क्या होता है? एक चमड़े का थैला या बटुआ। बजट के कितने संघटक हैं? उत्तर होगा 2, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। बजट प्राप्तियां के कौन कौन तत्व हैं? उत्तर होगा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। बजट के घटक कौन कौन हैं? उत्तर होगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। बजट का संबंध किससे है? उत्तर सरकार के आय और व्यय से। राजस्व प्राप्तियां की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता कई हैं। जैसे पहला, इसमें सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और सरकार की परिसंपत्ति में भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। राजस्व प्राप्तियां के घटक कितने हैं? उत्तर होगा 2, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां में कौन कौन तत्व शामिल है? उत्तर आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, व्यापार कर, सेवा कर। गैर कर प्राप्तियां के घटक कौन कौन हैं? उत्तर फीस, लाइसेंस, परमिट, जब्त परिसंपत्ति, दंड, जुर्माना, उपहार, अनुदान, सरकारी उपक्रम से प्राप्त आय। कर की विशेषता क्या है? लिखेंगे यह एक अनिवार्य भुगतान है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं निगम कर, संपत्ति कर, व्यय कर, संपदा शुल्क। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं उत्पादन कर, सीमा शुल्क, अबकारी कर, बिक्री कर। किस कर में सभी आय स्तरों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है? उत्तर होगा अनुपातिक कर। वह कौन सा कर है जिसमें कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर लगाया जाता है? उत्तर होगा प्रगतिशील कर। कौन सा कर अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक भार डालती है? उत्तर होगा प्रतिगामी कर। जब किसी वस्तु पर उसके वजन या आकार के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा विशिष्ट कर। पूंजीगत प्राप्तियां
की विशेषता क्या है? उत्तर होगा इसमें सरकार की देयता उत्पन्न होती है तथा सरकार की परिसंपत्ति कम होती है। कार्य के परिणाम के आधार पर, कार्य के परिणाम को आधार मानकर निर्मित होने वाला बजट क्या कहलाता है? उत्तर निष्पादन बजट। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनने वाला बजट क्या कहलाता है? उत्तर होगा जेंडर आधारित बजट। जब सरकार की आय एवं व्यय आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर असंतुलित बजट। असंतुलित बजट के कितने प्रकार हैं? उत्तर होगा 2, बचत का बजट या अतिरेक बजट, दूसरा होगा घाटे का बजट। जब सरकार की आय ज्यादा हो और व्यय कम हो तो उसे क्या कहेंगे? बचत का बजट। अगला, जब सरकार का आय कम हो और व्यय ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? घाटे का बजट। कुल व्यय एवं कुल आय के अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर होगा बजट घाटा। राजकोषीय घाटा है, उत्तर बजटीय घाटा प्लस उधार एवं देयता। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? उत्तर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? उत्तर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। पूंजी बजट शामिल करता है, पूंजीगत बजट शामिल करता है, उत्तर पूंजीगत प्राप्तियां और तथा पूंजीगत व्यय। विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? उत्तर घाटे का बजट। बजट की अवधि होती है, उत्तर होगा वार्षिक। राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया गया है? उत्तर सार्वजनिक व्यय, कर एवं सार्वजनिक ऋण को। बजट में हो सकता है आगम घाटा, वित्तीय घाटा और प्रारंभिक घाटा। बजट क्या है? उत्तर होगा सरकार के 1 वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा। प्राथमिक घाटा का सही माप क्या है? उत्तर होगा राजकोषीय घाटे और ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटा किसके वर्ष समान होता है? उत्तर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। भारत में संसद को सामान्यतः स्वीकृति देती है, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति देती है, उत्तर 31 मार्च तक। प्राथमिक घाटा होता है, उत्तर वित्तीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा से उत्पन्न होने वाला खतरा क्या है? उत्तर स्फीतिक दबाव। सरकार के द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित कराता है, उत्तर राजकोषीय घाटा। और अंतिम प्रश्न है आज का, आयकर का लाभ प्राप्त होता है, उत्तर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार, मतलब दोनों ही सरकार को होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद। यह है अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर।